जब से डिलाइट आईएएस के इस मंच की स्थापना हुई है, तब से लेकर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल एक ये है कि यूपीएससी की तैयारी एकदम शुरुआत से कैसे करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट किया है, ठीक है, और वो लोग चाहते हैं कि वो एकदम ज़ीरो से उनको पता चले कि किस तरह से यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और किस तरह से एक बेहतर रणनीति के माध्यम से शुरुआत अपनी बहुत ही ज़्यादा मजबूत करते हुए, अपनी नींव को मजबूत करते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। इन्हीं सब प्रश्नों को हम लोग आज कोशिश करेंगे कि इनका जवाब हम लोग खोज पाएँ और साथ में एक बेहतर रणनीति क्या हो उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को समझिए कि यूपीएससी, अगर मान लीजिए आप सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखिए, ठीक है, ये एक संस्था है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, ये एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में सिविल सेवा परीक्षा को लेके एक परीक्षा आयोजित करती है, ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है इस बॉडी के द्वारा। इन अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, उनमें एक पद होता है, एक आपकी पोस्ट होती है आईएएस, ठीक है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। उसके अलावा और भी कई पोस्टेज होती हैं, जैसे आपने सुना होगा इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज के भी एग्ज़ाम होते हैं। उसके अलावा सेंट्रल सर्विसेज भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जैसे इंडियन फॉरेन सर्विसेज। इन सब सर्विसों को एक मतलब आप ग्रुप के अंदर रखा जाए तो तब बोला जाता है उसको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, ठीक है ना, सिविल सेवा परीक्षा। ये परीक्षा कंडक्ट कराती है यूपीएससी, जिसके अंदर 3 चरण होते हैं। आपको पता है, प्रीलिम्स होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं, उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है जिसमें लगभग 9 पेपर होते हैं आपके, 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं, 1 एस्से का पेपर होता है, 1 उसमें ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ठीक है, और 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं जिसमें इंग्लिश क्वालिफाइंग का पेपर होता है और हिंदी क्वालिफाइंग का पेपर होता है। जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं ना, तब आपका यूपीएससी द्वारा इंटरव्यू करवाया जाता है, ठीक है, जिसको साक्षात्कार बोलते हैं, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है। ये आधारभूत बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोगों ने देखी। किसी दिन बहुत डिटेल में भी देख लेंगे कि इन सब ये जो एग्ज़ाम हैं, जो ये 9 एग्ज़ाम है, मेंस में क्या पूछा जाता है या क्या नहीं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं उससे भी पहले आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि सिविल सेवा की परीक्षा में अगर आप लोग आना चाहते हैं, आप लोगों का मन है कि मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना है और जाकर कुछ अच्छा करना है, एक अच्छी प्रतिष्ठा पर जाकर, क्योंकि आप सोचिए कि जो आईएएस अधिकारी होता है ना भारत में, उसके पास इतनी अच्छी पावर होती है कि वो समाज के लिए कुछ बहुत बड़ा कर सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें। कौन सी पावर होती है आप इसको भी समझ लें। देखिए, भारत सरकार योजनाएं बनाती हैं, ठीक है, एक होती है स्थायी कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति हैं, सरकार हैं, ये सब हैं, मतलब स्थायी नहीं, अस्थायी कार्यपालिका बोलेंगे इसको, क्योंकि इनका 5 साल बाद में इलेक्शन होता है और सरकार नई चुन के आती है। एक होती है स्थायी कार्यपालिका, ठीक है ना, वो होते हैं आपके प्रशासनिक अधिकारी, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना भारतीय प्रशासनिक सेवा। ये जो स्थायी कार्यपालिका होती है, जो आप देखिए, जो अस्थायी कार्यपालिका है, सरकार जो है वो नीतियाँ बनाती है, ठीक है ना, पॉलिसीज़ बनाती है, फ्रेम करती है संसद में, और ये जो स्थायी कार्यपालिका, जो आईएएस अधिकारी होते हैं, ये उन नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं धरातल पर। तो आप सोचिए कि ये स्थायी हैं, लंबे समय तक रहेंगे, जब तक ये लोग रिटायर नहीं हो जाएंगे, ठीक है। एक बार आप सेलेक्ट हो जाओगे, तब तक, जब तक आप रिटायर नहीं होते या फिर बीच में अगर सरकार आपको निलंबित नहीं करती, तब तक आप सेवा करेंगे। तो आपके पास एक बहुत बड़ी पावर होती है, सरकार की नीतियों का धरातल के स्तर पर आप लोग क्रियान्वयन करते हैं, ठीक है ना, तो एक बड़ी पोजीशन आपको मिलती है, बहुत सारा ओहदा मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ आपको प्राप्त होती हैं। ये सब तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना भी होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस सेवा में जाने के लिए जो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें हैं, आप उसके बारे में थोड़ा फोकस कर लें। पहली चीज़ ये होनी चाहिए, जो भी बच्चे अभी तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, उनको इस बारे में सोचना है कि आपका इरादा मजबूत हो। क्यों मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है, कहने को एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, ना होने को लंबा समय भी लग सकता है, ठीक है। तो अगर आपका इरादा मजबूत होगा तो बीच में कोई भी रुकावट आएगी तो वो आपको रोक नहीं पाएगी, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी अपने आप में संघर्ष की कहानी है, संघर्ष की शुरुआत करती है। लगातार संघर्ष आएंगी, लगातार रुकावटें आएंगी, लगातार आपके रास्ते में कांटे भरे होंगे, आपको उन पर से निकलना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक पद को देख रहे हैं कि आईएएस अधिकारी बन के मुझे उस जगह पे पहुंचना है ना, तो आपको बहुत बड़ा त्याग करना होगा, बहुत सारी चीज़ें। क्या त्याग? किन किन चीज़ों का? आपको फैमिली का त्याग करना होगा एक समय पर, आपको दोस्तों का त्याग करना होगा, आपको सोशल मीडिया का त्याग करना होगा, रिश्तेदारों का त्याग करना होगा, फैमिली फंक्शंस को आप लोगों को छोड़ना होगा। ये सब चीज़ें अगर आपके मन में आएँ और आपका इरादा मजबूत हो,
तभी आप इस सर्विस में आने का सोचिए। पहली चीज़ तो ये है। वो बोलते हैं ना कि जब इरादा मजबूत हो तो कभी कुछ सोचना नहीं चाहिए कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है। तो जब इरादा मजबूत हो तो फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें अपने आप आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप इस चीज़ का मन बनाइए कि मुझे तैयारी करनी है या नहीं करनी है। जब मन बन जाए उसके बाद की आगे की बात हम लोग करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका इरादा मजबूत हो जाए तब उसके बाद में आपको क्या करना है। उसके बाद सबसे पहली जो आपकी चीज़ होनी चाहिए वो आप यूपीएससी का सिलेबस देखें, ठीक है। यूपीएससी परीक्षा का प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है उसमें 2 पेपर होते हैं, उसका अपना एक सिलेबस है, एक पाठ्यक्रम है। और जो यूपीएससी का मेंस एग्ज़ाम है उसका भी अपना एक सिलेबस है, 9 पेपर में क्या आएगा, कहाँ से आएगा। हालांकि यूपीएससी का अपना कोई दायरा नहीं है कि जो सिलेबस दिया उसी में से पूछें, लेकिन आपको ये पता, एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मुझे किस सीमा के भीतर रह के तैयारी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पाठ्यक्रम देखेंगे और क्या है, जल्दी से अगर उस बारे में बात करें यूपीएससी का पाठ्यक्रम है क्या, क्या पूछा जाता है इसमें। तो सबसे पहले जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है ना उसके अंदर आप देखेंगे कि जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं, जनरल स्टडी 1 और 2। फर्स्ट पेपर में आपके जीएस के सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से, जैसे इतिहास है, जैसे भूगोल है, राजनीति है, अर्थशास्त्र है। ये सब जो सब हैं टॉपिक हैं, आप सोचेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्र, ये सब टॉपिक्स आपके आते हैं। पर्यावरण जैसे हो गया, ये सब आते हैं आपके प्रीलिम्स के पेपर 1 में। और पेपर 2 जो है वो आपका सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, सीसेट का पेपर है, जिसके अंदर आपका मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के लेवल को चेक किया जाता है, ठीक है। तो बेसिक आपका ये हो गया। अब आप सोचिए कि मेंस के पेपर में क्या है। जैसे हम लोगों ने बात की उसमें 2 पेपर तो इंग्लिश क्वालिफाइंग के होते हैं, बहुत पहला पेपर जो है आपका इंग्लिश क्वालिफाइंग का, फिर हिंदी क्वालिफाइंग का। उनमें से उन दोनों पेपर में आपको एक जो मतलब क्वालिफाइंग स्कोर करना होता है ताकि आपके बाकी पेपर चेक हो पाएँ। उसके अलावा 4 पेपर जीएस के होते हैं। जीएस में भी इस तरह से है, फर्स्ट पेपर में आप देखेंगे तो स्टैटिक पोर्शन है। अच्छा, स्टैटिक और करंट का भी मीनिंग यहाँ पर समझ लीजिए। स्टैटिक वो होता है जो स्थायी होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आते हैं। जैसे इतिहास है, आप सोचिए इतिहास में कोई जब तक नई खोज ना हो तब तक तो इतिहास तय है, उसको बदला थोड़ी ना जा सकता है, उसमें नए अमेंडमेंट्स इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। उसी तरह से आप देखेंगे हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ एक स्थायी पोर्शन है, एक बेसिक है, एक स्टैटिक पोर्शन है, एक होता है करंट अफेयर, जिसमें जो बदलाव समय अनुसार होते जा रहे हैं, चाहे वो इतिहास में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो, उसको हम लोग जोड़ते चले जाएंगे, चाहे पर्यावरण में हो। तो करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा तो अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो पहला पेपर है उसमें ज़्यादातर स्टैटिक पोर्शन है। कैसे, उसमें आप देखेंगे इतिहास है, संस्कृति है, विश्व इतिहास है, ठीक है, उत्तर भारत का इतिहास है, जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद के इतिहास है। और उसके अलावा आप देखेंगे उसमें सोसाइटी का, भारतीय समाज को लेकर एक सेक्शन है और भूगोल के लेकर एक सेक्शन है, ज्योग्राफी, है ना। तो ये फर्स्ट पेपर है। जीएस के जो 4 पेपर मैं बता रहा हूँ इसमें पहला पेपर ऐसा है। दूसरे पेपर में आप देखेंगे तो राजनीति और शासन है, ठीक है ना, इंडियन पॉलिटी को लेकर कुछ पहलू हैं, भारतीय शासन को लेकर पहलू हैं, साथ में आप देखेंगे उसमें आपको सामाजिक न्याय भी मिलेगा, ठीक है ना। तो ये एक पोर्शन जो है आप देखेंगे सेकंड पेपर में आपको दिखेगा। थर्ड पेपर में आपका अर्थशास्त्र है, इकोनॉमी है, ठीक है, पर्यावरण है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। सब्जेक्ट वही हैं जो प्रीलिम्स में थे, यहाँ पर उनका क्या डिफरेंस आता है वो भी हम लोग समझ लेंगे। चौथा जो पेपर है वो आपका इथिक्स का पेपर है, जिसमें आप ये देखेंगे, अगर मैं आपसे बिल्कुल सिंपल पूछूं कि नीति शास्त्र या एथिक्स क्या है तो आपका आंसर होना चाहिए किसी व्यक्ति को, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या ना हो, उसको अपने जीवन में क्या करना चाहिए जब उसके सामने कोई द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है। जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं ना छोटे मोटे द्वंद्व आते रहते हैं कुछ ना कुछ, अब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको गाइड करने के लिए चौथा पेपर यूपीएससी ने आपके सिलेबस में ऐड किया है। 2 पेपर आपके ऑप्शनल के होंगे, जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है या जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये लगभग हम लोगों ने मेंस को देखा जल्दी से। और इंटरव्यू में क्या होता है, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चेक किया जाता है, किस तरह का आपका व्यक्तित्व है, ठीक है, क्या सोच रखते हैं आप महिलाओं को लेकर, भारत की सरकार को लेकर आप क्या सोच रखते हैं, भारतीय संविधान के लेकर आपकी क्या आस्था है, ये सब चीज़ें आपकी आ जाती हैं, इंटरव्यू में चेक किया जाता है, ठीक है। किस तरह के अधिकारी आप देखेंगे बनकर अगर जाएंगे तो वो सब चीज़ें इंटरव्यू बोर्ड चेक करता है, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम लोगों ने पहले बात की कि इरादा मजबूत होना चाहिए, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पाठ्यक्रम क्या है, जल्दी से इसके बारे में हम लोगों ने बात की। अब हमें ये
देखना है कि आगे फिर इसके अलावा शुरुआत कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले आप देखिए, जब आप पाठ्यक्रम पढ़ लेंगे ना, उससे अगला कदम जो तीसरा कदम है वो है आपका यूपीएससी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना, प्रीलिम्स के और मेंस के। देखिए सिलेबस आप लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन आइडिया कहाँ से मिलेगा कि किस तरह का पेपर पूछा जाता है ना। ये भी तो पता होना चाहिए ना कि किस तरह का पेपर यूपीएससी पूछ रहा है उन टॉपिक्स में से। तो प्रीलिम्स के आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होते हैं, ठीक है। मेंस रिटर्न होता है, आपके सब्जेक्टिव पेपर होता है, आपको लिखना पड़ेगा वहाँ के 9 पेपर। और प्रीलिम्स में आपका जो 4 ऑप्शन आते हैं उनमें से एक आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स जो है वो आपका कहीं ना कहीं पे आपकी सूक्ष्म परीक्षण करता है, जाँच करता है आपके माइंड की एप्लीकेबिलिटी की, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स ऐसा है। मेंस में आपका एनालिटिकल पॉइंट देखा जाता है कि आपका विश्लेषण का स्तर क्या है, किस तरह का गंभीर विश्लेषण आप कर पाते हैं। तो आपसे 150 या 250 शब्दों में पूछा जाता है कि आप लिख के दिखाइए कि इस पॉलिसी या इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो इसके लिए तो आपको सबसे पहले पेपर देखने होंगे ना, तो आप प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे किस तरह से यूपीएससी ने पिछले 5 से 10 साल में प्रीलिम्स के पेपर पूछ रखे हैं। राजनीति से कैसे सवाल आते हैं, इतिहास से कैसे सवाल आते हैं, भूगोल से कैसे सवाल आते हैं, अर्थशास्त्र से कैसे सवाल आते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से कैसे सवाल आते हैं, ये सब चीज़ें आप देखेंगे। उसके अलावा क्या, फिर उसके अलावा आपको मेंस के पेपर देखने हैं, ठीक है ना। मेंस में किस तरह के सवाल यूपीएससी पूछता है। फिर आप अपने ऑप्शनल को चेक करेंगे कि जो ऑप्शनल आप सिलेक्ट करने वाले हैं, इस पर मैं आने वाले समय में एक वीडियो बना दूंगा कि कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए, कौन सा ऑप्शनल ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है यूपीएससी मेंस में। आप सोचिए, कई सब ऑप्शनल ऐसे हैं, जैसे साहित्य, लिटरेचर ऐसा ऑप्शनल है जिसमें आप लगभग 300 350 तक भी स्कोर कर सकते हैं। तो ऑप्शनल में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया ना, तो जीएस के बाकी पेपर में आपका कम नंबर भी आता है, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको लेकर आगे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं, इन सब टॉपिक्स को लेकर। अभी के लिए ये समझिए कि मेंस का आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखने हैं और प्रीलिम्स के देखने हैं। इसके बाद क्या, इसके बाद फिर आपको एक नींव मजबूत करते हुए तैयारी करनी है। यहीं पर मैं आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा, जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, चाहे वो स्कूलिंग का हो, चाहे किसी ने ग्रेजुएशन कर ली हो, तो उनका ये सवाल रहता है कि सर अगर हम 40 साल, मतलब मान लीजिए 40 से 45% हम लोगों ने स्कोर किया है, हमारे पास वहाँ पर ज़्यादा स्कोर नहीं है, तो क्या हम आईएएस बन सकते हैं। तो एक जो आपके अंदर एक भ्रम है ना इस चीज़ को लेकर कि जो आईएएस अधिकारी होता है वो विश्व का बिल्कुल अलग है, वो भारत में कुछ अलग ही चुनिंदा लोग हैं जो बन सकते हैं। सबसे पहले इस धारणा को ख़त्म करें। आईएएस अधिकारी हर कोई बन सकता है इस देश में, ठीक है। क्योंकि इसका जो प्रोसेस है ना, आप देखिए कि जो 90% या 99% लेकर आते हैं स्कूल में या कॉलेज में, वो जब तैयारी करने की शुरुआत करते हैं ना सिविल सेवा परीक्षा की, उनको भी 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। और जिसने 45% लिए हैं उसको भी अगर वहाँ से स्टार्ट करना है, तब भी वो 0 से ही स्टार्ट करेगा। तो आप मान के चलिए इस चीज़ को कि आप भी 0 पे हैं, वो भी 0 पे हैं, तो फ़र्क कहाँ पे हुआ। भारत का जो स्कूलिंग का शिक्षा व्यवस्था है ना, जो स्कूली शिक्षा है भारत का, उस पर समय समय पर सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्कूलों में जो हमें पढ़ाया जाता है ना, उसमें रट्टाफिकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसमें आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं किया जाता है, आपको अंडरस्टैंडिंग का लेवल बिल्ड नहीं किया जाता है, ठीक है ना। आपको ये नहीं बताया जाता है कि इस कॉन्सेप्ट से कैसे इसका कॉन्सेप्ट ओवरव्यू है क्या। आपकी जो बस आपको एक मार्क्स के लिए आप लोग रट रहे होते हैं, आंसर देते हैं। इसीलिए जब शुरुआत करते हैं ना यूपीएससी की, तो फिर से वही किताबें आपको पढ़नी पड़ती हैं एनसीईआरटी की, ठीक है, जो आप 12वीं तक पढ़ चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि उस स्तर की पढ़ाई स्कूल में नहीं हुई होती, तो यहाँ आकर आपको फिर से अंडरस्टैंड करना होता है कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहली जो तैयारी शुरुआत होती है, तो इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल देंगे कि कोई भी बच्चा हो, किसी भी पृष्ठभूमि का हो, अगर उसके अंदर जज्बा है करने का और वो कॉन्सेप्ट को अभी समझ सकता है, 0 से एकदम लेके अगर उसको समझाने की कोशिश हो और वो समझ सकता है, तो वो भी आईएएस बन सकता है, ठीक है ना। आप बिल्कुल इस चीज़ से निश्चिंत रहे कि आईएएस बनने के लिए बहुत अलग लोग होते हैं या कुछ अलग से इसके लिए आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तैयारी आप करेंगे, उसके साथ साथ आपके अंदर स्किल्स बिल्ड होती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे लगता है हो गया है। अब आगे क्या, जब आप लोग पाठ्यक्रम देख लेंगे, जब आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे ना, उसके बाद आपको शुरुआत करनी है 2 चीज़ों की। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़, आपको एनसीईआरटी शुरू करना है, ठीक है। एनसीईआरटी को लेके डिलाइट आईएएस पर एक सीरीज स्टार्ट की गई है, हम लोगों ने पहले भी उसके बारे में बात की है। आप लोग उसको देखें,
जितने भी टीचर्स वहाँ पर पढ़ा रहे हैं उनका 6 से 7 साल का अनुभव है। यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में कई बार वो लोग इंटरव्यू दे चुके हैं। तो आप उनके अनुभव का, उनके एक्सपीरियंस का बेनिफिट लीजिए, लाभ लीजिए। वहाँ पर ये सीरीज़ 3 महीने में ख़त्म होने वाली है। अगर वहाँ से आप नहीं भी करना चाहें तो खुद से भी आप एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की 38 से 40 किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। एक बार आप उसको पढ़ेंगे, फिर दूसरी बार उसको हाईलाइट करेंगे, तीसरी बार आप उसमें से नोट्स बिल्ड करेंगे और चौथी बार आप ये करेंगे कि जो नोट्स आपने बनाए हैं उनको और छानने की कोशिश करेंगे और अच्छा, बेहतर और कंसाइज नोट बनाएंगे और लिमिटेड पेजों में नोट्स होंगे आपके। ठीक है, तो एनसीईआरटी सबसे पहली और आधारभूत चीज़ है। मैं बार बार इस चीज़ का दावा करता रहा हूँ कि 30%, लगभग 30% तैयारी आपकी एनसीईआरटी करवा देती हैं। बस बशर्ते आपको पढ़ने का ढंग पता हो, आप रेगुलर हो उस चीज़ में, और आपने जो एनसीईआरटी इसके लिए ज़रूरी है वो आपने उसको ख़त्म किया हो। ठीक है, तो एनसीईआरटी को लेके हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप लोग चाहे जुड़ सकते हैं। आने वाले 3 महीनों का टारगेट है, सब कुछ करवा दिया जाएगा। अभी 3 से 4 एनसीईआरटी शुरू की गई हैं। आने वाले समय में अर्थव्यवस्था की एनसीईआरटी भी शुरू हो जाएगी और जो भी बची खुची एनसीईआरटी हैं वो आपको आने वाले 3 महीने में कंप्लीट करा दी जाएंगी, पहली चीज़। उसके आगे क्या, उसके बाद आपको साथ ये चीज़ करनी है कि जो आपका जो न्यूज़पेपर है, करंट अफेयर जो होता है ना, उसके लिए भी तो साथ साथ काम शुरू करना पड़ेगा ना। किसी एक पेपर को पढ़ने की आदत डालिए। शुरुआत में आप कहीं से भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई भी आता है, मान लीजिए दैनिक भास्कर आता है। अभी आप ये मत सोचिए कि मैं आपको ये बताऊँ, वो भी मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा पेपर आपको आगे जाके पढ़ना है, जिसमें से सवाल भी बनते हैं और जिसमें आपका जो विश्लेषण का स्तर है बहुत ऊँचा हो जाता है। उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके अंदर एक हैबिट होनी चाहिए किसी चीज़ को पढ़ने की, है ना। तो वो क्या है कि आप कोई भी पेपर आपके घर में आ रहा है, उसमें से आप 2, 3, 4 जो भी पेज उसके ज़रूरी है ना वो पढ़िए। कैसे? एक तो आप देखिए कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या घटनाएं हो रही हैं। भारत में सरकार द्वारा कोई योजना लाई गई है या संसद में कोई कानून लाया गया है या किसी तरह का कोई अपडेट है क्या सरकार के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कोई घटना ऐसी है जो ज़रूरी हो सकती है परीक्षा दृष्टिकोण से, थोड़ा सा भी, क्योंकि अभी आप लोगों को पता नहीं होगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, लेकिन आप थोड़ा कोशिश करें कि राष्ट्रीय स्तर के पेज को या घटनाओं को पढ़ें। फिर उसके बाद आप अंतर्राष्ट्रीय पेज देखें। हर पेपर में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या घटनाएं हो रही हैं, भारत चीन को लेकर, भारत अमेरिका को लेकर, किसी एक देश में कोई बड़ी, जैसे अब रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसी जो न्यूज़ हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करें। फिर साथ में आप थोड़ा सा देख सकते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी और एडिटोरियल का जो पेज आता है किसी भी पेपर में। अभी आगे चल के हम लोग हिंदू की भी बात करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस की भी बात करेंगे या दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये है कि अभी जो आपके पास पेपर आ रहा है उसमें जो भी एडिटोरियल आ रहा है, जो संपादकीय आ रहा है, किसी एक टॉपिक पर विश्लेषण किया गया होता है, उसको आप लोग समझ लें। ठीक है, तो पेपर इस तरह से आप रेगुलर पढ़ना शुरू करेंगे। कोशिश करिए रोज आधा घंटा आप लोग पेपर को दें। ये हैबिट्स आप अभी से जहां से भी शुरुआत कर रहे हैं, अपने अंदर ये हैबिट्स बिल्ड करिए, ये आदतें डालिए। आगे चल के यही आदतें आपको आगे लेके जाएंगी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बात की, एनसीईआरटीज पढ़ेंगे आप लोग और साथ में आप लोग पढ़ेंगे न्यूज़पेपर डेली। ठीक है, एक और कोशिश करेंगे आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं ना, आप लोगों को मैंने हालांकि पहले ये सवाल का आंसर दे दिया है कि सिविल सेवा परीक्षा में कोई इंटेलिजेंट नहीं है। जो यहाँ आता है वो ज़ीरो से स्टार्ट करता है। ठीक है, लेकिन आप मानिए कि जो वहाँ पे आप थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको सिटिंग की हैबिट होती है, वो ज़्यादा घंटे पढ़ सकते हैं। जैसे मान लो किसी को 6 घंटे पढ़ने की आदत होती है, किसी को 5 घंटे, वो चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो आप अपने अंदर वो चीज़ विकसित करें। आप कोशिश करें कि 1 से 2 घंटे बैठने की कोशिश करें। एक या 2 घंटे का स्लॉट बना के चलें, पढ़ें, ताकि यहाँ आकर ना हो सकता है आपको 8 से 10 घंटे या 12 घंटे भी पढ़ना पड़ सकता है। आप मान के चलिए ना, इतना बड़ा सिलेबस है, प्रीलिम्स के दोनों पेपर हैं, इतना लेंदी और वाइड सिलेबस है प्रीलिम्स का, फिर मेंस में इतने सारे पेपर हैं, ऑप्शनल करना है आपको, करंट अफेयर हर पेपर के साथ ऐड करना है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, क्वालिफाइंग के पेपर आपको तैयार करने, बहुत बड़े स्तर की तैयारी है। तो उसके लिए बैठना तो पड़ेगा ना। बहुत सारी चीज़ लोग बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 14 घंटे 15 घंटे पढ़ने से ही आपका होगा, बट एक बेसिक आप समझिए कि 8 से 10 घंटे तो आपको बैठना ही पड़ेगा ना। उसके लिए अभी से कोशिश करें बैठने की, ज़्यादा से ज़्यादा सिटिंग बनाएं अपनी। ठीक है, जब आप तैयारी में पूरी तरह से लग जाएंगे ना, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। तो 3, 4, 5 हैबिट्स की हम लोगों ने बात की। सबसे पहले मैं रिवाइज कर देता हूं जल्दी से। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इरादा मजबूत करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी जल्दी से आप लोगों को इरादे को लेके मैं शेयर कर देता हूं। देखिए,
एक हम लोग जैसे छोटे टाइम में पढ़ते थे ना, एक कोई लकड़हारा था। लकड़हारा कौन होता है? जो लकड़ियाँ काटने जाता है, ठीक है। तो एक ऐसा लकड़हारा था, वो जंगल में डेली जाता था, लकड़ियाँ काट के लाता था, अपने जीवन का गुजर बसर करता था, मार्केट में बेचता था, फिर अपना जीवन चलाता था। एक दिन परेशान था, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही थी, बहुत सारी गर्मी थी, पानी भी नहीं था उसके पास पीने के लिए, तो वो बिल्कुल परेशान होकर बैठा हुआ था और बैठ के एकदम से भगवान से बोलने लगा, या आप बोल सकते हैं कुदरत से बोलने लगा, प्रकृति से बोलने लगा कि हे भगवान, या कुल्हाड़ी को कहने लगा कि काश कुल्हाड़ी तू सोने की बन जाती ना, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। समझिएगा इस चीज़ को। वो बार बार इस बात को दोहराने लगा कि ये जो कुल्हाड़ी मेरे हाथ में है, जिससे मैं डेली लकड़ियाँ काटता हूँ, ये अगर सोने की बन जाए ना, तो क्या ही बात हो, मुझे मेहनत ना करनी पड़े। कहते कहते जब वो काफ़ी देर हो गई ना, तो वो फिर परेशान हो गया, उसका इरादा कमज़ोर हुआ और उसने क्या बोला कि अगर सोने की नहीं तो कम से कम तांबे की बन जा। और तब उस टाइम पे मान लीजिए कि प्रकृति सुन रही थी और वो कुल्हाड़ी तांबे की हो गई। इससे कहा क्या सीखने को मिलता है? एक पल के लिए उसका इरादा कमज़ोर हुआ ना, तो उसकी चीज़ें उसके ख़राब चली। अगर वो थोड़ी देर अपना इरादा और मजबूत रखता, बोलता रहता वो कि सोने की ही बन जा, उसी में अपना एक डेडिकेशन लगा के रखता, तो हो सकता है वही कुल्हाड़ी सोने की बन जाती। ये कहानी सच है या नहीं है, पर इससे हमें मोरल सीखना है। ये क्या हमें सिखाती क्या है ये कहानी? ये सिखाती है अपने इरादे को हमेशा मजबूत बना के रखना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। बाज जब ऊपर उड़ता है ना, तो वो आसमान का कद नहीं देखता है कि क्या कद है, कितना ऊंचा है ये, वो अपनी उड़ान भरता चला जाता है। तो आपको भी वैसा ही कुछ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत मजबूत इरादे के साथ उतरेंगे आप लोग डिलाइट आईएएस के मंच के साथ। दूसरा, आप लोग कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी जो सिलेबस है, यूपीएससी के पेपर्स का सिलेबस देखेंगे, फर्स्ट पेपर का, प्रीलिम्स का, मेंस का, इवन इंटरव्यू का आप चीज़ें देखेंगे। तीसरे स्तर पर आप क्या करेंगे? आप लोग एनसीईआरटी की शुरुआत करेंगे। नहीं, तीसरे स्तर पर आप करेंगे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे आप, ठीक है। चौथे स्तर पर आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी की शुरुआत। और पांचवा स्तर जो आपका साथ का होना चाहिए, वो न्यूज़पेपर जो अभी है। कौन से इंपॉर्टेंट है, जल्दी से अगर मैं बताना चाहूँ आगे चल के कौन से पेपर पे आपको पहुंचना होगा। देखिए, हिंदी माध्यम के लिए दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण एक अच्छा पेपर है शुरुआत में। नव भारत टाइम्स अच्छा पेपर है शुरुआत के टाइम में। इनमें जो लेख आते हैं वो अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं पे आपको पता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ आपको compete करना है, ठीक है, तो हमें कोशिश करनी होगी कि अंग्रेजी माध्यम के जो पेपर हैं, जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, उनसे आप लोग दूरी बना के नहीं रह सकते हैं, ठीक है। और आप ये सोचिए ना कि आज के टाइम पे सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है, गूगल के फॉर्म में अवेलेबल है। आप सारा पेपर बाकी मत पढ़िए, लेकिन उनके एडिटोरियल तो पढ़ लीजिए ना। द मिंट का एडिटोरियल आता है वो पढ़ लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल आता है वो पढ़ लीजिए, हिंदू का एडिटोरियल पढ़ लीजिए। बाकी जो न्यूज़ है जो हिंदी में पढ़नी है वो आप राष्ट्रीय संस्करण से पढ़ लीजिए। देखिए, मैं आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलूँगा कि आप सिर्फ ये पढ़ लीजिए तब इससे आपका काम हो जाएगा। नहीं, यूपीएससी ने पिछले 3 से 4 साल में अपने आप को बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी तैयारी पूरी तरह से एक विस्तारित तैयारी हो, जिसमें सब कुछ शामिल हो। तो ऐसी चीज़ों को लेके आपको तैयार होना है, ठीक है। पेपर को लेके अभी शुरुआत करें, जो पेपर आपके घर में आ रहा है उससे करें। आगे आगे डिलाइट आईएएस पर, क्योंकि आप देख रहे होंगे किस तरह से आईआर का करंट अफेयर मैं खुद करा रहा हूं, ठीक है। इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर की वीडियो जाएंगी, लगभग हर सब्जेक्ट का करंट अफेयर आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी बूस्ट हो सके। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेपर नहीं पढ़ेंगे, पेपर आप साथ में पढ़ेंगे। तैयारी आपको जो यहाँ पर करंट अफेयर कराया जाएगा वो आपका बोनस होगा, प्लस हो जाएंगी ना जब चीज़ें, तब बहुत अच्छे रैंक के साथ आप लोग क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है जितने क्वेश्चन मुझे पूछे गए हैं पिछले 7-8-10 दिन में, मैंने सबको आंसर करने की कोशिश की है। बेसिक से कैसे तैयारी करें इस पर हम लोगों ने बहुत ही गहराई से बात करने की कोशिश की है। आगे आगे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, आप लोग एनसीईआरटी को फोकस करें। जो मैं बता रहा हूँ, डिलाइट आईएएस के मंच पर शुरुआत हो चुकी है, बहुत अच्छे लोग आपको पढ़ा रहे हैं, जल्दी से जल्दी उनसे जुड़ें, नोट्स बनाते चले जाएँ। 3 महीने में चीज़ें टाइम निकल जाएगा, फिर आप लोग पीछे रह जाएंगे। जल्दी से उसको ज्वाइन करें, टीचर को अप्रिशिएट करते रहें कमेंट्स वगैरह के माध्यम से, किस तरह का आपको लग रहा है। आप थोड़ा सा इस तरह से भी बताएं कि हाँ, जो चीज़ अगर कमी भी लग रही है तो भी आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। मैं खुद वो कमेंट्स आप लोगों के देखता हूँ डे बाई डे, डेली बेसिस पे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सारी बात की, बहुत गहराई से चीज़ों को समझा। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे जब मैं छोटी छोटी चीज़ों पे और बात करने वाला हूँ, कैसे पेपर को पढ़ना है, कितने घंटे हमें दिन में पढ़ना है, शुरुआत कैसे करनी है, पढ़ने के लिए कौन सा समय ज़्यादा बेहतर है, किसमें ज़्यादा आउटपुट निकलती है, कौन सी किताबें पढ़नी है। समझ रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी आप क्वेरीज के माध्यम से भी चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।